सुधीर बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला था। उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। सुधीर पढ़ने में भी अव्वल था, पर लाख कोशिश के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पाई। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। सुधीर के बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अब सुधीर के कंधों पर आ गई थी। कोई भी नौकरी ना लगता देख सुधीर सवारी टेम्पो चलाने का तय किया। सुधीर के ही गांव के कई लोग दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में सवारी टेम्पो चलाते थे और सभी लोग ठीक ठाक ही कमा लेते थे। सुधीर के मन में भी सवारी टेम्पो चलाकर पैसा कमाने का ख्याल आया। अगले ही दिन सुधीर ट्रेन में बैठकर नोएडा पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त राजेश और महेश से हुई। राजेश और महेश पहले से ही वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे, तो सुधीर को वहां पर रहने की कोई खास परेशानी नहीं हुई। वो भी उन्हीं लोगों के साथ वहीं नोएडा सेक्टर 65 में रहने लगा। अगले दिन राजेश और महेश ने सुधीर को एक सवारी टेम्पो किराए पर दिला दी। टेम्पो मालिक ने सुधीर से कहा, देखो भाई, ऐसा है कि टेम्पो का किराया 200 रुपया है। तुम मुझको 200 रुपया रोज़ देना। उसके बाद तुम जितना भी कमाओ सारा तुम्हारा। लेकिन हाँ, एक और बात, अगर टेम्पो में कोई खराबी हुई तो वो तुम्ही को बनवाना पड़ेगा। सुधीर टेम्पो मालिक की बात सुनकर राजी हो गया। सुधीर डासना टोल से नोएडा सेक्टर 62 तक अपना सवारी टेम्पो चलाने लगा। पहले दिन सुधीर को लगभग 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, जिसको देखकर राजेश और महेश ने सुधीर का हौसला अफजाई किया और कहा, भाई अभी तुम इस काम में नए हो तो तुम्हें लगभग 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। हफ्ते 10 दिन बाद से तुम और भी ज़्यादा कमाने लग जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। सुधीर के कंधों पर यह कहकर उन्होंने थप्पी दी। सुधीर के उन कंधों पर बहुत जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहले तो उसे अपना घर चलाना था, साथ ही साथ अपने 2 बहनों की भी शादी करनी थी। तो सुधीर पूरे मन से इस काम में लग गया। समय बीतने लगा। समय के साथ साथ सुधीर के हालत में उतना खास सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन उसके घर की माली हालत कुछ सुधर सी गई थी। एक दिन की बात है, सुधीर डासना टोल पर टैक्स के पास अपनी सवारी टेम्पो लेकर सवारी का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। उस दिन लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके थे, पर कोई भी सवारी सुधीर को मिल नहीं रहे थे। सुधीर बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। तभी एक आदमी सूट बूट पहने हाथ में एक सूटकेस लेकर सुधीर के पास आया और बोला, सुनो, सेक्टर 62 चलोगे क्या? सुधीर की आंखों में खुशी लहराने लगी। सुधीर लगभग हकलाते हुए बोला, जी साहब, आइए बैठिए। लेकिन साहब, अब पूरे 80 रुपये लगेंगे। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे 500 रुपये दूंगा, थोड़ा जल्दी चलो। सुधीर खुश होता हुआ तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा कर चल देता है। वो आदमी सुधीर से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से हो? साहब, मेरा नाम सुधीर है, मैं बिहार से हूँ, दरभंगा ज़िले से। सुधीर खुश होते हुए सवारी टेम्पो में लगे आईने से देखते हुए बोलता रहता है। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी फिर से कहता है, वैसे इस समय रात के 10:20 हो रहे हैं। अगर तुम चाहो तो कल से मुझे डासना टोल टैक्स से हर रोज़ 10 बजे ले जा सकते हो, क्योंकि मैं हर रोज़ सेक्टर 62 इसी समय पर जाता हूँ। मैं तुमको हर रोज़ 500 रुपये दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर सुधीर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर भगवान का धन्यवाद करता हुआ टेम्पो चलाता रहा।
कुछ देर बाद सुधीर से उस आदमी ने कहा, तुमसे पहले एक दूसरा टेम्पो वाला था, मैं हर रोज़ उसी के साथ जाता था, पर वो कुछ दिन से अपने घर हिसार चला गया। उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है शायद, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो ठीक है, अब ये काम तुम ही कर लेना। मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना। सुधीर ध्यान से देखते हुए बोलता है, जी साहब। तुम कभी भी मेरी किसी भी बात का विरोध मत करना, और साथ ही साथ एक ख़ास बात मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो तुम्हारी दाढ़ी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, इसको कभी भी कटवाना नहीं। वैसे तो डासना टोल टैक्स के पास कई टेम्पो वाले थे, पर मुझे तुम्हारी दाढ़ी ने तुम्हारी ओर आकर्षित किया। ये बात सुनकर सुधीर हंसते हुए बोला, ठीक है साहब, मैं कभी दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, यहीं रोक लो। सुधीर ने सवारी टेम्पो रोक दिया। वो आदमी अपना सूटकेस लेकर उतरा और जहाँ पर बैठा था वहीं पर 500 रुपये का नोट रखकर चला गया। सुधीर बहुत खुश हुआ। वो अब हर रोज़ उस आदमी को रात के 10 बजे डासना टोल टैक्स से अपनी सवारी गाड़ी पर बैठाता था और नोएडा सेक्टर 62 पर उतार देता, और रोज़ की तरह वो आदमी 500 रुपये का नोट सुधीर की पीछे वाली सीट पर रखकर चला जाता। कभी कभी सुधीर उससे अपनी कोई भी मजबूरी बताता तो वो आदमी उस सीट पर सुधीर के हिसाब से और भी ज़्यादा पैसे रख देता और सेक्टर 62 पर ही उतर जाता था। धीरे धीरे सुधीर की आमदनी काफ़ी बढ़ने लगी थी। उसने एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया और उसे गांव में ही एक ड्राइवर से चलवाने लगा, मगर खुद टेम्पो चालक ही बना रहा। मानो सुधीर वो सवारी टेम्पो सिर्फ उस आदमी के लिए ही चलाता था। लगभग 2 साल बीत चुके थे। सुधीर की गिनती उस समय बड़े बड़े लोगों में होने लगी थी, पर वो टेम्पो चलाना नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, सुधीर ने उस आदमी से कहा, साहब मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जाऊंगा। सुधीर की बात सुनकर वो आदमी बोला, जाओ, मगर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, लेकिन एक ख़ास बात याद रखना, अपनी दाढ़ी मत बनवाना। और ये लो कुछ रुपए, इस लिफाफे में तुम्हारी बहन की शादी में काम आएंगे। इतना कहते हुए वो आदमी अपना सूटकेस लेकर वहाँ से चला गया। सुधीर ने लिफाफा खोला तो उसमें पूरे 50,000 रुपये थे। अगले ही दिन सुधीर ट्रेन पकड़कर वापस दरभंगा अपने घर आ गया और हंसी खुशी बहन की शादी की तैयारी करने लगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा ये क्या जोगी बाबा जैसे बने हो, जाकर दाढ़ी बनवा लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि लड़की का भाई कैसा है। सुधीर भी माँ की बात में सहमति जताकर दाढ़ी बनवाकर जैसे ही अपने घर पहुँचता है तुरंत ही बेहोश हो जाता है। उसके घर वाले बड़े चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। सुधीर अचानक से बार बार उठता और बार बार बेहोश हो जाता और उठते ही लगभग गुस्साते हुए बोलता, मैंने मना किया था ना मैंने, क्यों मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने मना किया था ना। और फिर ऐसा कहते कहते वापस से वो बेहोश हो जाता। घर वाले उसे कई डॉक्टर्स के पास ले गए, मगर सुधीर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। करीब 1.5 महीने तक किसी तरह इस तरह की बीमारी या फिर ये जो कुछ भी था, इससे जूझने के बाद सुधीर मारा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़कर ही घर जाता था,
लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आखिरी लोकल भी छूट ही जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने बढ़ रहे थे। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ ही गया। रोज जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है कि उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर हाँफते हाँफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर रोज जाकर रोज वाली अपनी सीट पर कोने में खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर बरसात हो रहे थे। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें और उसकी रूह को काफ़ी सुकून दे रहे थे। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन को पकड़ने से पहले लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नज़र घुमाकर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट डब्बा खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज़्यादातर लोग जल्दी ही निकल गए होंगे, इसीलिए डब्बा खाली है। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा आंखें बंद की और सोने चला गया। ट्रेन में ही सफ़र करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा फिर से पूरा का पूरा डब्बा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया, तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ गई कहाँ। यही सोचते सोचते जब उसने नज़र घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने दिखा। तो उसने देखा कि दूसरी तरफ मुंह करके एक आदमी बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डिब्बा भरा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो वो बोल पड़ा, 20 साल से इसी डिब्बे में जाता हूँ। रात 12 बजे के बाद बाबूजी, इंसान तो क्या कोई परिंदा भी इस डिब्बे में पर नहीं मारता। कहते हैं भूतिया डिब्बा है। तुषार को ये बात बहुत ही बेतुकी सी लगी। उसने कहा, भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात में इसी डिब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ये ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। उसने आगे बताना शुरू किया, साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं भी सो ही गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, मगर वो बड़ा ही लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी अपना पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने उसका भयानक चेहरा देखा, टूटा हुआ, अधकुचला। उसके सर से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो।
आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूँ। मेरी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उस आदमी ने पकड़कर मुझे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उनसे पानी की बोतल ली। दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा। तो एक बार फिर मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहाँ था ही नहीं। मैं कुछ कहूँ या करूँ इससे पहले ही आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मैं यहाँ हूँ गेट के पास। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया और बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। मैं 2 मिनट के लिए वहाँ से हिल नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा। सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तभी मेरे कानों में पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। उस आदमी ने आगे हाथ बढ़ाया। मैं उसे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये मुझे उस दिन समझ आया। मैं एक छलांग से सीट से उठकर सीधे दरवाजे तक आया और किस्मत भी साथ थी कि उसी वक्त मेरा स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा रहा। वो आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हो गई, मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं बेहोशी से जागा। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नज़ारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई देने लगी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपना हाथ झटक कर कहा, नहीं, तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम दूर रहो। वो आदमी जो अभी एकदम ठीक था, वो अचानक से बोला, आज तो नहीं बच पाएगा, आज तेरा खेल खत्म। इतना कहकर वो आदमी एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ गया और उसने दोबारा से नीचे छलांग लगा दी। मैं इस बार भी भौचक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार वो आदमी मुझे क्यों दिख रहा है और बार बार
ट्रेन से नीचे कूदने के बाद वो वापस कैसे आ जाता है। मगर तभी पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ पांव जैसे मेरे वश में नहीं हो। मैं एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। दरवाजे के छोर तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर पर से वश पूरी तरह से छूट गया था। मैं अपने आप के कंट्रोल में नहीं था और तभी एकदम से मैंने नीचे छलांग लगा दी। इतना कहकर वो आदमी रुक गया। उस आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म कर दी। आप बीती ख़त्म होने के बाद तुषार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियाँ आप बड़े अच्छा सुनाते हैं। वैसे ये 4 दिन पहले की बात है ना? अगर आपने ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी तो फिर आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आप तो ज़िंदा ही नहीं होते, ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। तो फिर उस आदमी ने बीड़ी फेंकते हुए तुषार की ओर देखा और कहा, किसने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ? ये सुनकर तुषार को दोबारा से हंसी आ गई। उस आदमी ने भी मुस्कुरा दिया। वो आदमी अपनी सीट पर से उठकर वहाँ से दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसके जैकेट के पॉकेट में से अखबार का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तुषार ने उस टुकड़े को उठाया और उस आदमी को देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उस आदमी ने एकदम से ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। तुषार ये देखकर सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो वहीं पर जैसे जम सा गया। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में उस अखबार के टुकड़े पर पड़ी तो उसमें उसने देखा कि वो अखबार 4 दिन पहले का है। उसमें आर्टिकल छपा था, एक इंसान ने ट्रेन से कूद कर की आत्महत्या, और उस इंसान की तस्वीर भी छपी हुई थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो अभी तुषार को कहानी सुना रहा था और जिसने अभी अभी ट्रेन से छलांग लगाई। तुषार की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने जो सब कुछ कहा वो सब सच था। मगर इतने में ही तुषार का स्टेशन आ गया। तुषार जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरा और ओवरब्रिज पर चढ़ते चढ़ते उसने वापस से ट्रेन की ओर देखा तो पाया कि वही शख्स जो कुछ देर पहले ट्रेन से नीचे कूदा था वही ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा तुषार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। इसके बाद तुषार भागते भागते तुरंत अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद से उसने उस ट्रेन में कभी भी पैर नहीं रखा।